सवाल आपसे करूं? हाँ, ये वाला अगर आपने डिकोड कर दिया तो हमारी जनता भी आपके लिए ताली बजा देगी। जगदीप धनखड़, जिससे हमेशा ममता बनर्जी की लड़ाई होती थी, वो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार बने हैं। और अब मार्गरेट आल्वा, जिनका नाम आपने घोषित कर दिया, उसकी वजह से ममता बनर्जी कह रही है कि हम तो विपक्ष वाले मार्गरेट आल्वा के साथ नहीं है, वो जगदीप धनखड़ को स्वीकारने को तैयार हो जा रही है उपराष्ट्रपति चुनाव। अंजना जी, इसको डिकोड करिए। नहीं, ये क्या हुआ? नहीं, देखिए, मैं तो साधारण सी बात आपसे कह रही हूं कि जब एक प्रत्याशी सामने आता है, जरूरी नहीं है कि 100% सहमति विपक्ष की या 100% सहमति सत्ता पक्ष की भी उस प्रत्याशी के हक में बन जाए। आपने टीएमसी से क्यों नहीं बात की? नहीं, ये कैसी बात? अब ये यशवंत सिन्हा के लिए आपने बात की, इसमें मैं तो आपको बता रही हूँ, अभी वाली ब्रेकिंग चलाइए। अंजना जी, मैं तो आपसे कह रही हूँ कि मैंने आपको उदाहरण देके बताया। अब आप कहें कि मोदी जी ने नीतीश कुमार जी से बात क्यों नहीं की थी, या कांग्रेस की बिना बात किए वो क्यों तैयार हो गए थे प्रणब मुखर्जी जी को वोट देने के लिए? तो मैंने आपको बताया कई ऐसे समीकरण रहते हैं। कई बारी कुछ व्यक्तिगत समीकरण या खटपट या मनमुटाव भी हो सकता है जिसके कारण कोई वोट नहीं देना चाहता। लेकिन अगर हम इसको ये कहें कि ये एक चुनाव की लामबंदी, आप इसको बहुत बड़े व्यापक दृष्टिकोण में देखते हुए अब उसे देश के चुनाव के साथ भी जोड़ देंगी और कहेंगी कि भाई क्षेत्रीय दलों में तो आपस में खटपट हो रही है, ऐसी बात नहीं है। हर चुनाव के समीकरण अलग होते हैं, हर चुनाव के सिद्धांत अलग होते हैं। और मैं तो आज कह रही हूं कि आज ऐतिहासिक दिन है। मैं चाहूंगी कि सफदरजंग अस्पताल में जो कि केंद्र शासित अस्पताल है, जहां पर महिलाएं सड़क पर प्रसव पीड़ा से जूझने के बाद बच्चों को जन्म दे रही हैं, एक एक बेड के ऊपर 5-5 महिलाएं बैठी हैं, इस तरीके का जो एक, मैं समझती हूं कि महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है, उसकी तरफ भी ध्यान बढ़ेगा। जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक आदिवासी महिला को जलाया गया, मैं चाहूंगी कि इसका संज्ञान लें और त्वरित कार्रवाई ऐसे प्रदेशों में भी हो जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो देखिए, बहुत कठिन है डगर पनघट की। आदिवासियों और दलितों के अधिकारों का हनन जितना मोदी सरकार में हुआ है, अगले कमेंट में मैं आपको वो भी बताऊंगी, उतना कहीं और नहीं हुआ। इसीलिए मुर्मू जी के ऊपर मुझे लगता है बहुत ज्यादा दबाव भी रहेगा और उनके लिए बड़ी एक कठिन चुनौती आगे आने वाली है। ये जश्न की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपका वाला 2 विंडो तो नहीं चलाएंगे, अपना वाला 2 विंडो लेकिन चला रहे हैं। और ये वाला 2 विंडो वही है जिसमें एक देहरादून से खबर आ रही है कि वहां पर जश्न और इस तरह की रैली निकाली जा रही है, इस बात की खुशी जताते हुए कि द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बन रही। लेकिन वो क्या गलत कह रही है? महिलाओं का सशक्तिकरण, आप ही लोग हैं ना जो बार बार कहते हैं कि हम सिंबॉलिक पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करते हैं। तो अंततः जब महिला तक उसका सशक्तिकरण नहीं होगा, चाहे वो सफदरजंग अस्पताल में, जहां पर सोचिए आप प्रसव पीड़ा से एक बच्ची को जन्म देना पड़ा उन्हें बाहर में, अस्पताल के बाहर, आप कल्पना कर सकते हैं? ये शहजाद जी, बहुत दूर है अभी मामला पूरा सशक्तिकरण वाला। अंजना जी, और साथ ही ये संविधान कहता है ना कि आप लड़ सकते हैं राष्ट्रपति चुनाव में, तो क्या गलत हो गया? आपने तो बाद में कैंडिडेट डिक्लेयर किया ना, तो फिर ये आदिवासी विरोधी कैसे हो गए? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो अगर रागिनी जी इस पल की ऐतिहासिकता को समझ रही थी तो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी भी समझते कि पहली बार एक आदिवासी महिला को ये अवसर मिल रहा है, तो हो सकता था कि वो कैंडिडेट हटा देते, जैसे कि जेएमएम ने तय किया, जैसे कि उद्धव सेना ने तय किया, जैसे कि टीएमसी ने तो उनको बुलाया ही नहीं फिर बंगाल में। तो इस प्रकार से वो भी फैसला कर सकते थे यदि इनके मन में आदिवासी समाज के लिए इज्जत होती। पर जिस पार्टी के प्रवक्ता उन्हें दुष्ट मानसिकता वाली बताते हैं, तो मुझे लगता है कि ये तो केवल यहाँ पर आकर हुस्न अफरोजी करने वाली बातें हैं। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक उनको वो शुभकामनाएं देंगे भी इसके बाद या नहीं देंगे, हमें पता नहीं। अच्छी बात है, अच्छी बात। अंजना जी, मुझे बात तो पूरी करनी है। मैंने तो बात सुनी ना, लोकतंत्र का तकाजा ये भी है कि हमें भी तो अपनी बात पूरी तरीके से रखने का मौका मिले। और देखिए, महिलाओं के विषय में और SC/ST के विषय में जब रागिनी जी बोलती हैं, तो मुझे केवल इतना कहना है कि आज अच्छा होता कि राजस्थान के मुख्यमंत्री राजस्थान में होते, ना कि यहाँ पर, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा पिछले 3 वर्षों में SC/ST के खिलाफ वहां पे अत्याचार हुआ है। महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अगर रेप की वारदातें कहीं हुई है और बढ़त हुई है तो राजस्थान है। उल्टा इंडिया टुडे की लिस्ट उठा के देख लीजिए, 10 मोस्ट अनसेफ सिटीज में से 7 राजस्थान की सिटीज है, ये उन्होंने हासिल किया है। ये देखिए, पर मैं इनको दोष नहीं देता। इनकी विचारधारा मूलतः क्या है? इनकी विचारधारा केवल एक परिवार का महिमा मंडन करने की है। इसीलिए 70 वर्ष तक, अंजना जी आप यकीन नहीं मानेंगी कि भगवान बिरसा मुंडा, इनके योगदान को अनदेखा किया गया इतिहास के टेक्स्ट बुक्स में। आज जाकर हम लोग जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आजादी के अमृत महोत्सव में। ये वो लोग हैं जिन्होंने OBC कमीशन को कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया, हमने दिया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने SC/ST समाज को उनका कभी अधिकार नहीं दिया। आज 60%
SC ST समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग, हमारे मंत्री है, प्रधानमंत्री खुद देश के प्रथम ओबीसी प्रधानमंत्री है जिन्होंने इतना लंबा समय टेन्योर अपना पूरा किया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने बार बार SC ST को अपने अधिकारों से वंचित रखा, बाबा साहब आंबेडकर को भी हराया। पर मेरा सवाल उनसे केवल इतना है, देखिए ये दो चीजें हुई हैं। पहले दिन जब वो मतदान हो रहा था और आज मतगणना हो रही थी अंजना जी, तो उस दिन हुआ मतदान और आज हुआ है विपक्षी एकता का पिंडदान। ये पिंडदान होते हुए आपने देखा, अभिषेक बनर्जी ने भी एक पिंडदान किया है। मैं आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि इनका क्या है, अलायंस ऑफ कन्वीनियंस, अलायंस ऑफ कॉन्ट्रेडिक्शन, क्योंकि मोदी का विरोध करना है और फिर वो बन जाता है अलायंस ऑफ कोलैप्स।